ये है हायर की LE40K66UG। आई मीन इसकी इनवॉइस पे तो UG ही मेंशन है, लेकिन इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये FG मॉडल है। अब मुझे नहीं पता ये क्या इसमें हेरा फेरी हुई है, लेकिन 2 साल इसकी वारंटी है और 55,000 रुपये इसकी प्राइस है। आई मीन अगर मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि 3 अगस्त 2022 की ये इनवॉइस है, जिसके अंदर प्राइस लिखी हुई है 55,000 रुपये। तो ये वीडियो होने वाली है एक यूज़र का रिव्यू, ना कि कोई कंपैरिजन करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर कि ये LCD लेनी चाहिए, ये यानी कि ये वाला टीवी लेना चाहिए या फिर कोई और टीवी लेना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में करने वाला हूँ एक यूज़र रिव्यू कि मैंने ये LE40K66 सीरीज़ का जो टीवी ख़रीदा है 40 इंचज़ का, जो कि एक एंड्रॉयड टीवी है, इसका यूज़र एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, कौन सी चीज़ें अच्छी थी और कौन सी चीज़ें मुझे बुरी लगी, एक परफेक्ट यूज़र एक्सपीरियंस। क्योंकि आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21/11 को, यानी कि 21 नवंबर को ये वीडियो बन रही है और ये मैंने ली थी 3 अगस्त 2022 को। 21 नवंबर 2022 को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो 3 महीने का आपके साथ मैं एक यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको इसमें देखने को मिलती है ऑक्स की ऑप्शन देखने को मिलता है, 2 USBs देखने को मिलती हैं और एक मिलती है केबल की पोर्ट, जिसके अंदर आप अपने केबल या टेलीविज़न वगैरह लगा सकते हैं, और एक मिलती है HDMI जो कि इसके लेफ़्ट साइड पे है। और नीचे की तरफ जो है इसके अंदर देखने को मिलती है आपको 2 HDMI पोर्ट्स, एक AV ईथरनेट, और नीचे की तरफ कोई USB मौजूद नहीं है। नीचे की तरफ हाँ एक पावर बटन इसके मौजूद है, जिससे आप सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट या फिर आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिमोट की ही ज़रूरत पड़ती है। बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर मौजूद है, ब्लूटूथ इसके अंदर मौजूद है, क्रोमकास्ट इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। जहाँ तक बात है इसके पैनल की, तो पैनल है इसका फुल HD यानी कि 1080p के साथ आता है, जिसकी रेजोल्यूशन है 1920x1080। एंड्रॉयड 11 इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी स्टोरेज जो है वो है 4 GB। अब उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो रैम है वो मुझे कहीं भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला, कहीं पर लिखा हो कि इसके अंदर रैम कितनी है। अलबत्ता हायर की जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन में 1 GB रैम मेंशन है। 60 हर्ट्ज़ का ये पैनल है। अगर आप इसके ऊपर गेमिंग खेलना चाहते हैं या PS वगैरह लगाना चाहते हैं या PC के साथ भी आप अगर इसके ऊपर लगा के गेमिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इसका पैनल जो है वो 60 हर्ट्ज़ का है, ना कि 90 या 120 का, क्योंकि गेमिंग में मज़ा 90 या 120 144 में आता है। टीवी की स्टोरेज 4 GB है, जिसमें ऐप्स जो हैं वो आपकी तकरीबन, मेरी टीवी ने ऐप्स जो हैं वो 1.9 GB ले ली हैं, और बाकी जो रह जाती है मेमोरी पीछे वो है 2.3 GB। पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की अच्छी है, मुझे एक अच्छी और डिसेंट क्वालिटी देखने को मिली। मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि मे बी ये 4K होनी चाहिए थी तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता। मुझे 1080p में भी उतना ही मज़ा आया, हालांकि मैंने 4K भी यूज़ की हैं, लेकिन इस वीडियो में कोई कंपैरिजन नहीं है किसी टेलीविज़न के साथ। इसके अंदर मोड सारे अवेलेबल हैं, पिक्चर के सारे मोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अंदर एक मोड है एनर्जी सेविंग का, जो कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता है। बेसिकली मैं रात को जब बैठ के इसको देख रहा होता हूँ, जब लाइटें ऑफ होती हैं, तो एनर्जी सेविंग मोड पे ये अच्छी खासी, यानी कि लाइट जो है ना थोड़ी सी डिम कर देता है और आपको अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस देता है कि आपकी आंखों में ये नहीं चुभ रही होती। क्योंकि तकरीबन 10 फुट का फासला है मेरे यहाँ से सोफे के और इस टेलीविज़न के दरमियान में, क्योंकि रात को मुझे एनर्जी सेविंग में देखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि मुझे देखने में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है देखने में। ब्लूटूथ इसके अंदर मौजूद है और इसका जो रिमोट है वो भी ब्लूटूथ वाला ही है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये आई थिंक इंफ्रारेड सेंसर के थ्रू ऑन होता है, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड टीवी ऑन हो जाता है उसके बाद आप ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऑन करना है या अगर आप ब्लूटूथ समझ रहे हैं तो सामने करके इसको ऑन करना पड़ता है, ना कि राइट या लेफ्ट कहीं भी। एक दफ़ा ये ऑन हो जाए तो फिर आप राइट करके इसको यूज़ करें या लेफ्ट करके इसको यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यूज़ हो जाता है। अच्छा खासा इसका डिसेंट रिमोट है, हल्का सा रिमोट है इसका, जिसके अंदर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और मैट्रिक्स का आपको डेडिकेटेड बटन देखने को मिलता है। हालांकि ये मैट्रिक्स पाकिस्तान में काम नहीं करती, और जहाँ तक नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और प्राइम वीडियो की बात है, ये तीनों रिमोट इसमें काम, बटन तो इसमें मैट्रिक्स का भी काम करता है, लेकिन मैट्रिक्स में अब देखने को कुछ नहीं मिलता। शायद इंडिया के लिए मैट्रिक्स को लॉन्च किया गया था, जो कि इसमें नहीं है। नीचे की तरफ इसमें 4 बटन एक्स्ट्रा मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता ये बटन्स क्या काम करते हैं, मैंने इन बटन्स को अच्छी तरह सर्च किया, इसकी कॉपी में भी मैं देख चुका हूँ, लेकिन मुझे इनका कोई यूज़ नहीं मिला।
डेडिकेटेड इसके अंदर गूगल असिस्टेंट का बटन भी मौजूद है। लेकिन इस रिमोट के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कोई भी पेरेंट लॉक मौजूद नहीं है, यानी कि अगर कहीं पे भी ये रिमोट है रखा हुआ है आपने और आपके ऊपर गलती से इसके ऊपर बटन प्रेस हो गए हैं, तो फ़ौरन से जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो आपकी चलती चलाई मूवी या फिर कोई भी आप सीज़न वगैरह देख रहे हो वो बंद हो जाता है। ये कमी मुझे इसके अंदर बहुत बुरी लगी इसके अंदर, कि कम से कम इसके अंदर आपको पेरेंट लॉक देना चाहिए था, हायर की तरफ से पेरेंट लॉक होना चाहिए था, ताकि इसको लॉक कर सकें और फिर कहीं भी अगर ये है फॉर एग्जांपल राइट या लेफ्ट कहीं पे रखा हुआ है मैंने और गलती से मेरा हाथ लग गया तो, और ये बहुत दफ़ा हो चुका है, बंद हो जाता है, यानी कि कोई और चीज़ ओपन हो जाएगी। कभी कभी तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है, या फिर कभी नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ तो यूट्यूब का बटन दब जाएगा, यूट्यूब देख रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स का बटन दब जाएगा। ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम देखने को आती है। दूसरी बात ये है, अगर आपने काफ़ी देर तक इसको यूज़ नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देख रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वॉल्यूम वगैरह अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, बैक दबा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत देर से ये रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि आपको बैठ के देखना पड़ता है तो और अच्छा खासा डिले आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि इतने कुछ सेकंड लग जाते हैं कि आदमी सोच रहा होता है कि मैंने बटन दबाया भी है या नहीं, या फिर ये आवाज़ कम क्यों नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इंटरेक्शन इनकी स्टार्ट होती है, चलना शुरू हो जाता है, यानी कि आपने आवाज़ कम की ज़्यादा की तो फिर इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा ही है। यानी कि अगर आपने इधर से बटन दबाया तो डिलेइंग फिर आपको बहुत कम देखने को मिलती है। शायद मे बी इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये एडल मोड पे चला जाता है, लेकिन फिर आप बात दोबारा से यूज़ करते हैं तो फिर दोबारा से ये फिर चलता है। एक और प्रॉब्लम जो इसके ब्लूटूथ में मुझे देखने को मिली है वो ये है कि अगर आपने इसके साथ कोई भी हैंड फ्रीज वगैरह कनेक्ट किए हुए हैं या फिर ब्लूटूथ स्पीकर भी आपने इसके साथ कनेक्ट किया है, तो एक तो प्रॉब्लम इसमें देखने को ये मिलती है कि उस डिवाइस के अंदर जो भी आपने इसके साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट की है, फॉर एग्जांपल मैं हैंड फ्रीज यूज़ करता हूँ, ये मेरे पास हैंड फ्रीज पड़े हुए हैं, मैं अगर इनको यूज़ कर रहा हूँ रात को, मे भी ज़्यादातर रात को ही होता है कि रात को अगर मैं ये हैंड फ्रीज यूज़ कर रहा हूँ कि किसी और को शोर ना जाए, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो टीवी है इसका साउंड अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि मैं इसको फुल पे भी अगर रखूँ ना, कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको फुल पे भी कर दिया है, तब भी इसका साउंड बहुत आहिस्ता सुनाई देता है। काबिल कबूल तो है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, और यही बात आ जाती है ब्लूटूथ स्पीकर्स के अंदर भी। अगर आपने इसके साथ कोई भी बूफर या ब्लूटूथ वगैरह आपने यूज़ करने हैं, स्पीकर वगैरह, तो आप ब्लूटूथ में यूज़ मत करें क्योंकि साउंड इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऑक्स के इसके अंदर केबल मौजूद है, तो ऑक्स के थ्रू आप इसके अंदर कोई भी ब्लूटूथ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, आपको अच्छा खासा साउंड देखने को मिलता है, आपको कहीं भी ये नहीं लगता कि टीवी का साउंड कम है, क्योंकि इसके अंदर 2 स्पीकर्स मौजूद हैं जो कि 10-10 वॉट के हैं, लेकिन इसके अंदर बेस मौजूद नहीं है। तो फिर अगर आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, अगर आपको ज़्यादा बेस का शौक है, तो फिर आपको बूफर्स वगैरह अगर लगाने हैं तो ऑक्स के थ्रू आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक और मसला इसके ब्लूटूथ में ये है कि अगर मैंने ब्लूटूथ से हैंड फ्रीज को कनेक्ट किया था, तो अगर मैंने दोबारा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर दिन में कनेक्ट किया था तो मैं सुन रहा था, या फिर मैंने एक दिन बाद अगर मैं हैंड फ्रीज उठा के देखता हूँ, यानी कभी भी उसके बाद में बंद करके मैं इसको ऑन करके जब भी मैं हैंड फ्रीज कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा से अनपेयर करना पड़ता है इसे, यानी कि ब्लूटूथ को मैं दोबारा से अनपेयर करके दोबारा से पेयर करूँगा तो फिर इनमें आवाज़ आएगी हायर प्लीज़। ये कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको फिक्स करनी चाहिए। एक और प्रॉब्लम इस टीवी की ये है कि मैंने अगर नेटफ्लिक्स को ऑन किया है तो नेटफ्लिक्स के बाद मैं अगर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ अपने, जो कि नेटफ्लिक्स के अंदर आपके यूज़र अकाउंट्स होते हैं, मैं उसमें अगर अपने अकाउंट पे क्लिक किया फॉर एग्जांपल, तो ये वहीं पे स्टक हो जाता है। पर आई डोंट नो कि ये नेटफ्लिक्स की प्रॉब्लम है या तो फिर टीवी की प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर मुझे ये प्रॉब्लम तब देखने में आई है कि जैसे ही मैंने नेटफ्लिक्स ऑन किया और मुझे नहीं पता कि इंटरनेट मेरा सही चल रहा है या नहीं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, मैंने नेटवर्क स्विच किया तो वो वहीं पे हैंग हो जाएगा, नेटफ्लिक्स हैंग हो जाएगा। उसके बाद आपको या तो फिर होम बटन दबा के होम पे आना पड़ेगा, और आने के बाद भी अगर आप दोबारा नेटफ्लिक्स पे दोबारा ओपन करेंगे तो वो हैंग ही रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, काफ़ी देर तक ये हैंग ही रहता है। इवन कि मुझे अपना जो टीवी है वो रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर मैंने अपना टीवी रीस्टार्ट किया तो उसके बाद जाके फिर ये नेटफ्लिक्स जो है वो दोबारा से आप ऑन कर सकते हो। वो भी चेक करना पड़ता है कि इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यानी कि अगर मैं पीटीसीएल से वाईफाई से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पीटीसीएल के वाईफाई से यूज़ कर रहा हूँ और वो नहीं चल रहा, या आई थिंक शायद स्लो स्पीड में चल रहा है, तो अकाउंट लॉगिन ही नहीं होता। इवन कि लॉगिन किया, नेटफ्लिक्स की जो एप्लीकेशन इसके अंदर मौजूद है वो स्टक हो जाती है, ना बैक होगी, ना कुछ नहीं करने देती है, ना राइट लेफ्ट, ना ऊपर नीचे। आपको थक हार के रीस्टार्ट करने पे ही टीवी के दोबारा से इसको नेटफ्लिक्स को यूज़ करना पड़ता है। एक मज़े की चीज़ इसमें गूगल फ़ोटोज़ की भी है, जैसा कि ये पीछे बैक साइड पे गूगल फ़ोटोज़ चल रहे हैं।
इसमें ये है कि अगर मैं कुछ नहीं भी देख रहा तो इसके अंदर आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं कि कितनी देर में आपने ये स्क्रीन सेवर्स वगैरह ऑन करने हैं, क्योंकि ये जो है ये गूगल फीचर्ड फ़ोटोज़ हैं जो कि रैंडमली आपको फ़ोटोज़ दिखाता रहता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप टीवी यूज़ नहीं भी कर रहे, ये एंड्रॉयड 11 के अंदर आता है, एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 9 के अंदर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस टीवी के अंदर एंड्रॉयड 11 है, जिसके अंदर ये फ़ीचर है कि चलें अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे तो फ़ोटोज़ अलग-अलग चेंज होते रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टीवी लाउंज के अंदर एक अच्छा यानी कि देखने में लगता है कि कुछ नहीं भी चल रहा तो चलें स्क्रीन सेवर तो चल रहा है इसमें। ओके, तो कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या ये 55,000 रुपए भरना वैल्यूएबल है या नहीं है। तो अगर आपको इससे कम प्राइस के अंदर कोई टेलीविज़न देखने को मिलता है जो कि 1080p या फिर 4K ही है और एंड्रॉयड टेलीविज़न है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हायर पसंद है, क्योंकि इनकी सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं पूरे पाकिस्तान में, मैंने तो यही पढ़ा है और यही सुना है। और दूसरा, इस टीवी की जो वारंटी है वो 2 ईयर्स की वारंटी है। 55,000 रुपए वैसे इसकी रिटेल प्राइस है, लेकिन अगर आप थोड़ी-सी बहस कर सकते हो तो बहस करके आप 52-53 तक की भी शायद ले सकते हैं। ये अभी की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में अगर और महंगी हो जाए तो पता नहीं। अब बात आ जाती है इसकी पिक्चर क्वालिटी की कि आपको 1080p लेनी है या कि 4K लेनी है। अभी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस है कि अगर आप ज़्यादा पैसे भर सकते हैं। इसी के अंदर मॉडल आता है एक 43 इंचेस का भी और 32 इंचेस का भी, जो कि K66 सीरीज़ का है। इसके ऊपर आता है फिर आई थिंक 55 इंच का मॉडल आता है जो कि 4K है और उसकी प्राइस शायद 75,000 रुपीज़ है। तो डेफ़िनेटली एक जंप तो है, प्राइस में भी जंप है और वैसे भी आपको पिक्चर क्वालिटी में भी जंप देखने को मिलेगा कि आप 1080p से 4K पे जंप कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे कहीं पे भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि यार इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है मुझे पसंद नहीं आई। काश ये UHD होता, यानी कि ये 4K होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। बिलीव मी, इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेटफ्लिक्स के ऊपर जब मैं इसके ऊपर मूवी देखता हूँ तो जब वो 1080p रेज़ोल्यूशन पे जाती है ऑटोमेटिकली, तो तकरीबन 1 MB से 2 या 3 MB तक का इंटरनेट यूज़ कर रही होती है, तो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको 55,000 रुपए की प्राइस में 1080p से अच्छी रेज़ोल्यूशन देखने को मिल रही है, यानी कि अगर आपको 4K टेलीविज़न मिल रहा है 55,000 रुपए में, तो डेफ़िनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम के ऊपर जितनी महँगाई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक अच्छा और डिसेंट टेलीविज़न ढूँढ रहे हैं, तो मैं डेफ़िनेटली इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।